नमस्कार दोस्तों, मिश्रा सर माइनिंग क्लासेस में पुनः आपका स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में वेंटिलेशन सब्जेक्ट का जो कि डीजीएमएस द्वारा 2021 में कंडक्ट की गई थी उसके क्वेश्चन नंबर 13 तक का वीडियो अपलोड कर दिया था। दोस्तों आज मैं जो क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूं या आप जो देख रहे होंगे वो उसमें से कुछ क्वेश्चंस तो ओवरमैन तक के एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों उनके स्टैट्यूट को रिलेट करके स्टैट्यूट के कीवर्ड और की नंबर को याद रखना है। दोस्तों इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, मैं कर्सर को वहां लेके जाता हूं, दिख रहा होगी कर्सर यहां पर आपको हिलती हुई। क्वेश्चन नंबर 14 कहती है एन एयर पाथ हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 किलोमूर्ग, another path of same resistance is added in series. The air quantity flowing through these two paths is 600 cubic meter per minute. The pressure of dash dash यानी fill in the blanks गैप दिया हुआ है पास्कल will be developed between the start and end of these two paths. तो दोस्तों इसका मतलब समझ लेते हैं। एयर पाथ है जिसका रेजिस्टेंस 0.1 किलोमूर्ग दिया हुआ है। एक अनदर पाथ है जिसका रेजिस्टेंस सेम रेजिस्टेंस वाला एक अनदर पाथ है जिसको सीरीज में ऐड किया गया है। सीरीज दोस्तों द एयर क्वांटिटी फ्लोइंग थ्रू दिस टू पाथ इज 600 क्यूबिक मीटर। ये इस दोनों पाथ को जोड़ने के बाद जो एयर क्वांटिटी फ्लो हो रही है वो 600 क्यूबिक मीटर है पर मिनट है। द प्रेशर ऑफ डैश डैश उसकी प्रेशर पूछा है दोस्तों जो कि स्टार्ट और एंड इन दोनों पाथ के स्टार्ट और एंड के बीच में होता है। दोस्तों तो इसके ऑप्शन ए जो है 20 क्यूबिक पर मिनट, बी नंबर 36 क्यूबिक पर मिनट, सी नंबर नन ऑफ दीज, डी नंबर 50, ई नंबर 10। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ये प्रश्न पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है और क्वांटिटी दी हुई है, साथ में पूछा है प्रेशर पी। तो पी आर क्यू के बीच में रिलेशन खोजना होगा दोस्तों, जो आपके वेंटिलेशन के कई बुक्स में इसकी फॉर्मूला दी हुई है। यहां पर P बराबर आर क्यू स्क्वायर तुरंत याद आनी चाहिए दोस्तों, परंतु यहां पर R जो है वो 2 है, यानी कि एक पाथ फर्स्ट पाथ R1 के लिए 0.1 किलोमूर्ग हो गया और R2 के लिए भी 0.1 किलोमूर्ग होगी क्योंकि दोनों का सेम रेजिस्टेंस है। अब इनको सीरीज में जोड़ करके जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है दोस्तों उसको सबसे पहले निकालना है दोस्तों। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब सीरीज में जुड़े हुए हों वो दोनों पाथ तब जो है वो R1 प्लस R2 होता है। इस केस में दोनों को ऐड करने पर 0.2 आएगी दोस्तों। अब यहां पर आपको याद वही जैसे फॉर्मूला है लॉ ऑफ माइन एयर फ्रिक्शन के फॉर्मूले से P बराबर आर क्यू स्क्वायर, आर की वैल्यू 0.2 रख दिए। क्वांटिटी यहां पर दोस्तों 600 क्यूबिक मीटर पर मिनट है। दोस्तों आपको याद रखना होगा, ये बात मेरी अच्छे से ध्यान से सुनिए दोस्तों, कि प्रश्न के जो टर्म्स होते हैं, प्रश्न में जो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी दी गई रहती है उस क्वांटिटी का जो यूनिट है और जो आप पढ़े हैं प्रश्न में, आप जो बुक में पढ़े हैं फॉर्मूला, उसमें जो यूनिट है वो मैच कर रही है कि नहीं आपको ये देखना होगा। अगर बिना मैच किया फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जैसे यहाँ 600 क्यूबिक मीटर पर मिनट को डायरेक्ट पुट कर देते तो आपकी गलत आंसर आ जाती दोस्तों। तो उसको सबसे पहले क्यूबिक मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो क्यूबिक मीटर पर मिनट को क्यूबिक मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको बड़े से छोटे यूनिट मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए जो अपॉन में दी हुई है मिनट, यहाँ पे 600 क्यूबिक मीटर पर मिनट होता, तो पर मिनट को यहाँ पर जो है हम लोगों को
मैं बोर्ड में समझाने का प्रयास करता हूं, इसको देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये बहुत ही छोटी सी है मैथमेटिक्स, लेकिन आपको इस जगह पर समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। जो अपना क्या दिया हुआ है 600 क्यूबिक मीटर पर मिनट, इसको हम पर मिनट कहते हैं दोस्तों। अगर इसको आपको समझना है कि सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्यूबिक मीटर सेकंड में क्यूबिक मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है, तो देखिए यहाँ पर में मिनट है और पर में सेकंड है, तो आप यहाँ पर तुरंत जो है 600 लिखते हैं और ये क्यूबिक मीटर तो क्यूबिक मीटर ही रहेगी, लेकिन इस मिनट को आप सेकंड में चेंज करना चाह रहे हैं तो 1 मिनट आपको ये जूम कर लेना होगा। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं दोस्तों। बस तुरंत इस तरह से रख करके आप इसको काट दीजिए, आपकी वैल्यू जो है आ जाएगी 6×60, तो ये 10 क्यूबिक मीटर पर सेकंड हो जाएगी दोस्तों। तो इस तरह से यूनिट को आपको चेंज कर लेना होगा अपने फॉर्मूले के अंतर्गत जो टर्म्स आती है उसके यूनिट में दोस्तों। तो 10 क्यूबिक मीटर पर सेकंड आई दोस्तों। अब इस 10 क्यूबिक पर मीटर सेकंड की जगह पर मतलब आप क्यू जो क्वांटिटी है उसके जगह पर उसको आप रख देते हैं। क्यू के जगह पर आप ये जो है डायरेक्ट मैं 600/60 दिखाया हूं। 600/60 जब करिएगा तो उसकी वैल्यू 10 आएगी, और 10 आएगी तो 10 की जो है आप स्क्वायर कीजिएगा तो 100 होगा, और 100 को 0.2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 20 पास्कल आएगा दोस्तों। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आंसर ए को टिक लगाते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न में जाते हैं। प्रश्न नंबर 15 यहां पर कहता है दोस्तों कि as per statute where electric lighting is used, an additional light or lamp having no connection with electric supply shall be kept continuously burning at which of the following places। इसका मतलब समझ लेते हैं दोस्तों। कानून के अनुसार जहां इलेक्ट्रिक लाइटिंग का उपयोग किया जाता है, एन एडिशनल लाइट या लैंप जिसमें कनेक्शन इलेक्ट्रिक सप्लाई का नहीं रहता, वो रखी जाती है लगातार बर्निंग के लिए। इनमें से किन प्लेसेस पर? तो ये जैसे ही प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों तो कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन नंबर 175 जनरल लाइटिंग आपको याद आनी चाहिए दोस्तों, जिसका मैं रेफरेंस के रूप में यहां पर मेंशन कर दिया हूं। जनरल लाइटिंग में कहां कहां पर लाइटिंग की व्यवस्था भूमिगत भाग में, सरफेस में, ये दोनों जगह पर दिया है दोस्तों। तो यहां पर जो है हम लोग का अंडरग्राउंड की बात कर रही है दोस्तों। ट्रेवलिंग रोडवे, तो ट्रेवलिंग रोडवे में पूरी जगह पर की जाती है। आप उस रेगुलेशन को पढ़िएगा तो दिखेगा। हॉलेज रोड, बी नंबर में हॉलेज रोडवे दिया हुआ है दोस्तों। तो हॉलेज रोडवे में जो है कहां पर की जाती है उसमें लिखा है दोस्तों हॉलेज रोडवे में कि जहां पर एक टब को दूसरे टब से जोड़ा जाता है या टब को लूस से, रस्से से जोड़ने का काम किया जाता है, वहां पर लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी। सी नंबर में कहता है दोस्तों, सी नंबर में कहता है एवरी इंजन रूम एंड इन ट्रेवलिंग रोडवे, इंजन रूम में और साथ में ट्रेवलिंग रोडवे में करना है। एवरी इंजन रूम में करना है, इन हॉलेज रोडवे में करना है, इन ट्रेवलिंग रोडवे में करना है, तीनों जगह करना है। तो एवरी इंजन रूम, तो इसके अलावा बहुत सारे जगह होते हैं जहां पे करना है दोस्तों, लेकिन इस 5 ऑप्शन में से जो डी नंबर ऑप्शन है, आप उस रेगुलेशन को जब पढ़िएगा तो दिखेगा कि इंजन रूम में, प्रत्येक इंजन रूम में कहते हैं, हॉलेज रोडवे में करते हैं, ट्रेवलिंग रोडवे में करते हैं। तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। तो ये जो 175 का 1 का बी दिया हुआ है उसमें ये जो CMR 2017 जनरल लाइटिंग की बात की है दोस्तों, तो यहां पर आंसर डी को टिक करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 175 रेगुलेशन के सभी कीवर्ड और की नंबर को याद रखिएगा दोस्तों। परीक्षा में ये प्रश्न तो नहीं पूछे जाएंगे, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछी जा सकती है। अब हम प्रश्न नंबर 16 में आते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न नंबर 16 में क्या कहता है, मैं लिख दिया हूं क्वेश्चन 16। फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर कोल अनरिस्ट्रिक्टेड वेंटिलेशन
का ये क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें कहता है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स माइन क्लाइमेट। मतलब ये जो स्टेटमेंट 1 से लेकर के 4 तक दी हुई है, इस स्टेटमेंट को पढ़ करके समझना है और इसमें से कौन सही है उसको पता करना है। किसके लिए? माइन के क्लाइमेट के लिए। तो दोस्तों पहला नंबर जो स्टेटमेंट उसको पढ़ते हैं। द थर्मल कंडक्टिविटी डी ऑफ रॉक इज गिवन बाय द रिलेशन। यहां पर थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है दोस्तों, ये समझते हैं और उसकी एक फॉर्मूला दी हुई है, जिसका टर्म जो टर्मिनोलॉजी है इसका, उस नोमेनक्लेचर है उसको स्मॉल डी से डिनोट किया है और डी बराबर रखा है दोस्तों, डी बराबर के अपॉन सीपी रखा है। के क्या है दोस्तों, देखिए थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रॉक दिया है, रॉक की थर्मल कंडक्टिविटी के से डिनोट कर रहा है। साथ ही स्पेसिफिक हीट ऑफ द रॉक, रॉक की जो स्पेसिफिक हीट होती है उसको भी सी के रूप में दिया है और डेंसिटी ऑफ रॉक जो है पी के रूप में दिया है। तो यहां पर फॉर्मूला दिया है दोस्तों डी बराबर के अपॉन सीपी, ये है थर्मल कंडक्टिविटी डी की फॉर्मूला। अब दूसरे स्टेटमेंट में बात करते हैं दोस्तों, द थर्मल डिफ्यूजिविटी। डिफ्यूजिविटी भी आपको समझना होगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओपन कास्ट माइंस में या अंडरग्राउंड माइंस में हम लोग रूफ रॉक के लिए और ओपन कास्ट माइन में जब हम लोग गर्म कोयले, जो जलते हुए कोयले के ऊपर जो रॉक होती है, पत्थर होती है, उसमें जब हम लोग ड्रिलिंग ब्लास्टिंग का काम करते हैं, तो यहां पर एक टर्म जो थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी और थर्मल कंडक्टिविटी है, उन दोनों की बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है दोस्तों। तो यहां पर थर्मल डिफ्यूजिविटी की डी ऑफ द रॉक इज गिवन बाय द रिलेशन डी बराबर के सी बाई पी। तो यहां पर जस्ट अपोजिट दिया है दोस्तों, दोनों फार्मूला या तो एक सही होगी या तो दो सही होगी, ये कॉमन सेंस लगाते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बाकी के सी और पी का जो नोमेनक्लेचर है वो सेम है दोस्तों। तीसरे नंबर पे आते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के इज गिवन बाय द इक्वेशन। यहां पे थर्मल कंडक्टिविटी जो के है उसका रिलेशन, उसका इक्वेशन दिया हुआ है दोस्तों, Q बराबर के ए टी। अब इसमें के ए टी क्या है उसको पढ़ते हैं, डी टी बाई एल साथ में दिया है वो पढ़ते हैं, जहां पर क्यू जो है, क्यू आ गई अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग, जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कह रही है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कह रही है दोस्तों, वो क्या है, अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग। हीट कैसे फ्लो होती है, जब कोयले के ऊपर, आग लगे हुए कोयले के ऊपर जब रॉक में हीट फ्लो की बात करते हैं तो किस रेट से फ्लो होती है, उसमें क्यों हम लोग के से डिनोट कर रहे हैं दोस्तों। साथ में कैपिटल ए एरिया है, टी टाइम है, डी टी टेम्परेचर डिफरेंस है, एंड आई जो है थिकनेस ऑफ मटेरियल, यानी जो बेंच हम लोग लेते हैं रॉक का, पत्थर का, उसका थिकनेस कितनी है या उसके अंदर जो लेयर्स है अलग अलग उस मटेरियल के, उसके थिकनेस कितने हैं, उसकी बात कर रहा है एल से दोस्तों। अब यहां पर ये 3 नंबर के टर्म्स समझ लिए, 3 नंबर स्टेटमेंट समझ लिए। अब 4 नंबर स्टेटमेंट समझते हैं दोस्तों। फॉर रॉक्स द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड टू ए लार्ज एक्सटेंट ऑन द पोर स्पेसेस, द मोर पोरस रॉक हैविंग लेस थर्मल कंडक्टिविटी। यहां पर एक तरह से डिफाइन ही करने का कोशिश किया है दोस्तों कि रॉक के लिए, पत्थर के लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है वो निर्भर करती है किस चीज के ऊपर, लार्ज एक्सटेंट ऑफ पोर स्पेस। लार्ज एक्सटेंट ऑफ पोर स्पेस, पोर स्पेस क्या होता है दोस्तों, जो उसमें छोटी छोटी छिद्र होती है रॉक में, उसी को बोला जाता है पोर स्पेस, और वो लार्ज एक्सटेंट में रहती है, उस पर ये निर्भर करती है। हाँ दोस्तों जरूर निर्भर करती है, देखेंगे हम लोग जुमिकिस के बुक में दोस्तों। तो यहां पर जो अपने को रॉक के लिए कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है वो मोर पोरस रॉक अगर है तो वो उसकी लेस थर्मल कंडक्टिविटी होती है दोस्तों। तो यहां पर अब स्टेटमेंट कौन सी सही है, उसके ऑप्शन पढ़ने के पहले इसमें कौन सी ऑप्शन सही, 1 और 2 में से तो कोई एक ही होगी। ऑप्शन पढ़ने के पहले मैं आपको दिखा देता हूं, ये रॉक मैकेनिक्स की बुक है दोस्तों, रॉक मैकेनिक्स की बुक है जो कि जुमिकिस द्वारा पब्लिश्ड की गई है। जुमिकिस राइटर का नाम है, जिसके पेज नंबर 152 को मैं खोलता हूं दोस्तों। पेज नंबर 152 रहा आपके सामने ये। तो ये जुमिकिस की बुक है दोस्तों, रॉक मैकेनिक्स का, जिसका पेज नंबर 152 आपके सामने खुल गया है। यहां पर डिफाइन किया है थर्मल कंडक्टिविटी, जिसको वो जो है
थर्ड और फोर्थ जो स्टेटमेंट थी उसमें चर्चा किया था, थर्ड और फोर्थ में चर्चा किया था। और यहां पर थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी है, थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी है, उसकी चर्चा पहले और दूसरे स्टेटमेंट किया है दोस्तों। तो यहां पर देखिएगा दोस्तों, इसका डेफिनेशन बताने का कोशिश किया थर्मल डिफ्यूजिविटी का, और यहां पर अल्फा से डिनोट किया है इसको, जिसकी K बाई CP, जो आपके फॉर्मूले में CP था, यहां पर जुमकिस के बुक में कुछ और लेटर से शो किया है, लेकिन आपको K बाई CP, यानी कि पहला स्टेटमेंट आपकी राइट स्टेटमेंट है दोस्तों, इतना से आप जान गए। लेकिन इस पेज को आपको समझ लेना है दोस्तों, क्योंकि एक प्रश्न और पूछी हुई है आगे में, आप ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न में ही कुछ आगे के प्रश्न में ही ये प्रश्न फिर से ये पेज जो है आपको दिखता हुआ मिलेगा। तो यहाँ द टर्म थर्मल डिफ्यूजिविटी इज आल्सो नोन एज द टर्म टेम्परेचर कंडक्टिविटी। कहने का मतलब कि थर्मल डिफ्यूजिविटी जो है ये टर्म टेम्परेचर कंडक्टिविटी के टर्म से ही लिया गया है, यानी कि टेम्परेचर कंडक्टिविटी से ही ये लिया गया है। और व्हेन डीलिंग विथ वेरिएबल हीट फ्लो, जब जो है वेरिएबल हीट फ्लो, हीट का अमाउंट जो है बदलता हुआ फ्लो होता है, इन थर्मल कैलकुलेशन वन यूजेज द क्वांटिटी थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी अल्फा, इट इज कनेक्टेड विथ द थर्मल कंडक्टिविटी के एज। तो ये थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी की क्वांटिटी के उपयोग में ये जो है आती है, कौन के, जब हम लोग वहां डी की बात किया था अपने प्रश्न में कि थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी डी जो है कैलकुलेट करने में के की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर के की अल्फा की फार्मूला जो है के अपॉन CP के रूप में हम लोग जानते हैं। और साथ में वहां पर ये जो थर्मल कंडक्टिविटी दिया हुआ है, इसके प्रश्न को इसके डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ हीट, यहाँ टोटल अमाउंट ऑफ हीट को Q से डिनोट करने का कोशिश किया है, और Q से डिनोट करने की कोशिश किया है, और वहां उसको K कह रहा था, ट्रांसफर्ड इन द स्टेडी स्टेट बाय कंडक्शन थ्रू यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू फ्लो during the time interval T under temperature gradient of T1 minus T2 बटे X is calculated as, उसको इस तरीके से कैलकुलेटेड किया जाता है। तो यहां पर मतलब समझ लेते हैं दोस्तों, ये हीट का जो टोटल अमाउंट Q है वो ट्रांसफर्ड होता है स्टेडी स्टेट, शांत स्टेट में, एकदम शांत स्टेट में, बाय कंडक्शन के थ्रू यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू फ्लो, जो कि पर यूनिट एरिया में के अनुसार फ्लो होती है, जहां पर A इक्वल टू 1.0 है, ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल T अंडर द टेम्परेचर ग्रेडियंट T1 माइनस T2 बाई X, जिसकी फॉर्मूला दी हुई K इक्वल टू KAT ब्रैकेट में T1 माइनस T2 अपॉन X। ये जो है हो गई क्या चीज, उसकी फॉर्मूला, जिसके टर्म के रूप में यहाँ पर थर्मल जो कंडक्टिविटी है उसको वहां K से डिनोट करते हुए देखा है दोस्तों। तो ये जो रही जुमकिस की बुक रॉक मैकेनिक्स का, जिसमें थर्मल कंडक्टिविटी और थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी की बात किया है दोस्तों। अब मैं पीछे आता हूं और यहां पर देखने की कोशिश करता हूं। एक नंबर तो आपकी D इक्वल टू K अपॉन CP इज द राइट है स्टेटमेंट, तो 2 नंबर तो राइट नहीं होगी। अब यहां पर बाकी कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K इज गिवन बाय Q इक्वल टू KAT, इसको भी देख चुके, ये भी एक राइट स्टेटमेंट है। और रॉक्स के लिए जो पोरस रॉक जो होती है, जितना अधिक रहेगी वो उतना ही थर्मल कंडक्टिविटी कम होगा दोस्तों। तो यहां पर जो आंसर नंबर ये 134 जो है राइट आंसर होगी दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। ये नंबर ऑप्शन को टिक करते हुए, ये देखिए, ये तो रेफरेंस था आपका। अब जो है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है दोस्तों, पढ़ते हैं दोस्तों। इन केस ऑफ सेकेंड एंड फर्स्ट डिग्री गैसीसियम, एयर वेलोसिटी एट 7.5 मीटर आउट बाय of the discharge end of the air pipe shall not be less than dash dash मीटर पर मिनट। तो 45, 25, 30, 35, 15 ऑब्जेक्टिव में दिए हुए हैं। इसके लिए दोस्तों मैं आपको बोर्ड में समझाने का प्रयास करता हूं दोस्तों। बोर्ड में चलिए इस रेगुलेशन को, जो कि रेगुलेशन नंबर 160 है, कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का दोस्तों।
ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न ओवरमैन हो, चाहे माइनिंग सरदार हो, चाहे सेकंड क्लास के लेजिस्लेशन और या फिर वेंटिलेशन या बिल्डिंग वर्किंग हो, या फिर वेंटिलेशन वाले फर्स्ट क्लास के दोस्त हो, कैंडिडेट हो, उनको जो है ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है दोस्तों? सबसे शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूं दोस्तों। ये शॉर्ट ट्रिक थोड़ा सा 2-3-4 बार बोल लेने के बाद, ये प्रैक्टिस कर लेने के बाद आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी दोस्तों। सबसे पहले तो रेगुलेशन नंबर 160 नंबर आपको याद रखना है। 160, रेगुलेशन नंबर 160 जैसे ही आपके दिमाग में आती है, जो पहले हम लोग जो है 136A याद किया करते थे, वो अब 160 हो गई है। उसमें जो है सबसे पहले आपको याद करना है 30, 15, 60, 45, 25, 75। ये आपको याद रखनी है दोस्तों। 30, रुक जाइए थोड़ा सा, 30, 15, 60, फिर थोड़ा सांस लीजिए और 45, 25, 75 इस तरीके से बोलना है दोस्तों। फिर से मेरे साथ एक बार रिपीट कीजिए। 30, सांस लीजिए, 30, 15, 60, फिर से सांस लीजिए, 45, 25, 75, फिर से एक बार रिपीट कीजिए। 30, 15, 60, 45, 25, 75 इस तरीके से याद करना है दोस्तों। यहां पर ये मिनिमम एयर वेलोसिटी जो कि मीटर प्रति मिनट में दी हुई दोस्तों, मीटर प्रति मिनट में दी हुई है। ये एयर वेलोसिटी है दोस्तों, हवा की गति है जो मिनिमम इतनी होनी चाहिए। इससे ही अधिक कार्यस्थल पर आपको रखना है दोस्तों। अब यहां पर इसको जो आप लिखे हैं ये फर्स्ट डिग्री के लिए है, जो कि मैं यहां पर गेसिनेस डिग्री इसको फर्स्ट कह देता हूं। और ये जो है सेकंड, फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री दोनों के लिए है दोस्तों, और ए वाली जो है थर्ड डिग्री के लिए है। तो इस तरह से आपने देखा कि ए वाली जो है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के लिए है, और लास्ट वाली जो है केवल थर्ड के लिए है। यहां पर मैं लिख दिया हूं गैसिनेस डिग्री, जिसको आप इस तरीके से चेंज करके लिख सकते हैं। इसको मध्य में लिख देता हूं, आपको याद रखना होगा फर्स्ट एंड सेकंड के लिए है ये। अब ये जो प्लेसेस वेयर एयर मेजर, कहां पर एक गति होनी चाहिए, किस जगह पर मापने के बाद इतनी गति हवा की मिलनी चाहिए दोस्तों। तो पहले टर्म में डिग्री फर्स्ट गैसीमाइंस के लिए कहता है कि जहां फेस है, ये मान के चलिए फेस चल रही है, ये आपकी फेस चल रही है, और इस फेस के तुरंत बाहर का जंक्शन कहता है दोस्तों। ये फेस चल रही है, ये है आपका फेस, यहां मैं लिख देता हूं फेस। ये है पिलर। तो यहां पर जो फेस के तुरंत बाहर का ये जंक्शन कहलाएगा दोस्तों। फेस के तुरंत बाहर का कनेक्शन, जस्ट बियॉन्ड